हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे। तो चलिए आज जानते हैं, आज हम लोगों की वर्ब की दूसरी क्लास है। हम लोगों ने जाना कि वर्ब पहली क्लास में क्या वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब को पहली क्लास में हम लोग सीख चुके थे, ठीक है। तो आइए आज जानते हैं वर्ब की सेकेंड क्लास में यानी वर्ब ऑफ बेसिक, यानी वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। और वर्ब उसे कहते हैं एनी वर्ड विच यूज एक्शन और स्टेट, यानी जो एक्शन को शो करे और अवस्था को शो करे उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये हम कल की क्लास में सीख चुके थे। तो आइए जानते हैं कि मैन वर्ब क्या होते हैं। कल हम लोगों ने जाना हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कि वी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बता दें, वी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मेरी वी की फॉर्म होती हैं। और डू की फॉर्म कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड, ये मेरी डू की फॉर्म होती हैं, ठीक है। आपसे पूछ दें कि हैव की फॉर्म, तो हैव की फॉर्म होती है हैव, हैज, हैड, ये मेरी हैव की फॉर्म होती है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद कल सीखा था मॉडल्स, यानी मॉडल्स क्या होता है? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, यानी ये सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मैन वर्ब क्या होता है। वह वर्ब जिससे किसी वाक्य में वह वर्ब जिससे किसी वाक्य में होने वाले कार्य या किसी शर्त, दशा, स्थिति आदि को समस्त प्रकार के कार्यकलापों का बोध कराता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, यानी मैन वर्ब बोलते हैं। आपको बता दें, आप कि मैन वर्ब क्या होती है, यानी मुख्य क्रिया क्या होती है? जिससे किसी का बोध होता है, जिसके बारे में जानकारी, यानी दशा, स्थिति आदि का समस्त प्रकार का जानकारी मिलती है। जैसे घर में एक मुख्य इंसान होता है ना, तो ऐसे समझ लो जो वर्ब है उसका सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके घर में एक मुख्य मुखिया का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस कैसा होगा? अधूरा होगा, यानी कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए जानते हैं मुख्यतः जिन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, यानी आपको बता दें जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे छोड़कर यह सब्जेक्ट से हटकर होती है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती। यानी आपको बता दें, जब ये हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में यूज नहीं होगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो बता दें कि ठीक है, आपको बता दें जो मुख्य क्रिया होती है ये हेल्पिंग वर्ब से अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यानी सब्जेक्ट में वह, तुम, मैं, एक वचन, बहुवचन आदि को प्रकट करती है। जैसे एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे, ठीक है, वॉज का यूज करेंगे। और अगर बहुवचन होगा तो हम आर का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब का काम। लेकिन मुख्य क्रिया क्या होती? ये व्यक्ति आदि का मतलब बोध कराती है, सब्जेक्ट पे प्रभाव डालती है। जैसे हम आपसे कहते हैं एग्जाम्पल फॉर, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ता क्या हुआ? मुख्य क्रिया है, यानी मैन वर्ब है। वह बात करती है, यानी बात करना, तो ये क्या हुआ? मुख्य क्रिया है, ठीक है। आपको बता दें ही हैज प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट, यानी उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। ही हैज प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पे आपको हम बता दें ये हैज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्लेड, यानी ये क्या है? प्लेड माने होता है खेलना, ये मुख्य है,
इसके बिना टेंस कैसा होगा, अधूरा होगा। तो ये क्या हुआ, मैन वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मैन वर्ब से पहले आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की सहायता करती है, ऐसे मान लो। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और मैन वर्ब बाद में आएगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं है तो वाक्य अर्थपूर्ण होगा, यानी वाक्य पूरा नहीं होगा, अधूरा होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको बता दें, आपके घर में अगर मुख्य पर्सन नहीं है, मुख्य व्यक्ति नहीं है, तो आपका घर यानी कुछ भी रूटीन से कुछ भी सही स्थित नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये चौवा मऊआ है, ये हो या ना हो घर में, इनका होना तो ठीक है और ना होना तो ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये तो हेल्प के लिए हैं, लेकिन एक मुख्य आदमी का होना जरूरी होता है एक घर में, ठीक है। वैसे ही हमारे सेंटेंस में मैन वर्ब का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो वेल इन द टूर्नामेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, आपको बता दें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन क्या है यहाँ पे, ये इन है प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये इन द यानी टूर्नामेंट, ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपको बता दें, जब प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस में आ जाए और उसके बाद यदि कुछ भी है तो वो किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी क्रिया का वह रूप बदला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी ये क्या है, अब मैन वर्ब है, इसको हम क्या कहेंगे, मैन वर्ब। मैंने अभी जस्ट कहा था कि सेंटेंस में, वाक्य में मैन वर्ब का होना अति आवश्यक है, बिना मैन वर्ब के टेंस इनकम्प्लीट होता है। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैन वर्ब का होना जरूरी है। दे वर्क वेरी हार्ड, यहाँ पे क्या है, ये वर्क क्या हुआ, जा मैन वर्ब। आपको बता दें, ये प्रेजेंट के टेंस है तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस या ईएस का यूज नहीं किया, ठीक है। ये चीज हम टेंस में जानेंगे कि कब हम एस या ईएस लगाते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, ये टेंस में सीखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, क्रिया का रूप नहीं बदला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैन कौन है, गाना, तो ये क्या है भाई, ये एक्शन हो रही ना, गाना, आप कुछ गाओगे तो कुछ एक्शन होगी ना, तो ये गाना क्या हुआ, ये मैन वर्ब। सिंगिंग यहाँ पे मैन वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ही क्या है, आपको बता दें, सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में ही का स्थान क्या है। आपसे अगर हम पूछ दें कि ही का पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा स्थान है, तो आप क्या कहोगे, प्रोनाउन है। हम आपसे कह दें ठीक है, मानते हैं प्रोनाउन है, लेकिन ठीक है, ये प्रोनाउन तो है, बट आप प्रोनाउन सीख चुके हो ना, कौन सा प्रोनाउन है, आपने 10 टाइप पढ़े प्रोनाउन के, उन 10 टाइप में से कौन सा प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, मैंने मान लिया, आपने कह दिया कि पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो आप कहोगे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और ए क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आर्टिकल के बाद सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट आता है, वो नाउन के स्थान, यानी आपसे अगर पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाए ये सॉन्ग क्या है, तो क्या बताओगे यार, नाउन, ठीक है।
आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ये चीज हम टेंस में बहुत अच्छे से सीखूंगा मैं लोग कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, टाइम जारी रहता है यानी निरंतर रहता है, ठीक है। तो यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये यहाँ पे एम क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये प्लेइंग क्या है, यानी खेलना, मैन वर्ब है, ये मैन है यानी मुख्य आदमी है, मैन वर्ब। आपको बता दें आई क्या है, यहाँ पे आई, आई आप कहोगे कि ठीक है प्रोनाउन है, वट कौन सा प्रोनाउन है, तो आई यहाँ पे यानी पर्सनल प्रोनाउन है। वट पर्सनल प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि आई प्रोनाउन तो है, बट कौन सा प्रोनाउन है, आप कहोगे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, मैंने मान लिया पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। यानी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, बताओ। तो आपका आंसर आएगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मानते हैं फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आपको बता दें फर्स्ट पर्सन तो है बट सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बताओ। तो क्या कहोगे कि जो आई है ये सिंगुलर है और वी होता है प्लूरल। आपको बता दें फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आई होगा वो मेरा सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा, और जो वी होगा वो मेरा बहुवचन होगा, लेकिन होगा फर्स्ट पर्सन। आप जानते हो सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड होता है तुम, यानी तुम का मतलब यू। आओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मैन वर्ब है, और ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी आपको बता दें इंग्लिश इतनी जीरो से आपको हम बता रहे हैं, यहां से एक एक चीज आप कवर करिए, आपको आगे एक भी यानी टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या आप किसी भी लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको कभी भी दिक्कत इंग्लिश में नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। तो इधर आओ, अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग के बाद वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट के प्रयोग की आवश्यकता ना हो, यानी किसी कर्म की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अर्थात वाक्य का अर्थ बिना ऑब्जेक्टिव लिखे पूर्ण हो, यानी आपको बता दें कि बिना ऑब्जेक्ट के जो वाक्य का अर्थ है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो वर्ब कैसी, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। तो अभी आपने जाना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है और उसका अर्थ पूरा है, कंप्लीट, तो जो वो वर्ब होगी कैसी वर्ब आपको कहलाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। आपको बता दें एक छोटा सा की पॉइंट्स कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वैसे ये चीज मैं एक्टिव पैसिव में ही बताऊंगा, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। आपको इंग्लिश वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सोचने की बात तो छोड़ो, जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो। अभी क्या हुआ, अभी तो क्लासें स्टार्ट हुई हैं, आपको बता दें अभी तो गर्मा गर्म माहौल होगा, ठीक है, देखना कैसा है। आई स्लेप्ट यानी मैं सो गया, ये मेरे जो टाइपिस्ट महोदय हैं इनसे कहना है कि थोड़ा देखभाल के लिखें, ठीक है। आई स्लेप्ट यानी स्लीप होता है सोना, आपको बता दें SEEP, स्लीप माने होता है सोना, ये है फर्स्ट। सेकंड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट,
तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं सो गया। क्या यहाँ पे अर्थ पूरा हो रहा है, मैं सो गया, अर्थ तो पूरा हो रहा कि मैं सो गया, और जो सो गया वो समझ जाओ क्या हो गया, तो कंप्लीट मीनिंग हो गया। जो सो गया वो कंप्लीट मीनिंग हो गया, आपको बता दें। और तो यहाँ पे ये वर्ब कैसी कहलाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ दे कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, तो आप कह देना कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसके आगे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव। आइए, ही गोइज, वह जाता है। क्या ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, वह जाता है, हमें पता है कि वह जाता है। जब वाक्य कंप्लीट मीनिंग दे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। क्या बात है भाई। आइए, बातों बातों में ही इंग्लिश निकल जाएगी, बातों बातों में ही इंग्लिश निकल जाएगी। इधर आइए, ही गोइज क्या है ये, आप अभी आपने सीख क्या है, बहुत सी चीजें सीख क्या है कि भैया ने अभी तो हेल्पिंग वर्ब भी बताया था, मैन वर्ब भी बताया, अब हमें धीरे से कहां ले आए, इंट्रांसिटिव के अंदर ले आए, अभी पता नहीं ये धीरे से कहां घुसेड़ दें आके। आओ, तो ये गोइज क्या हुआ, जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब गोली मार दो, इंट्रांसिटिव पे आ जाओ, और इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखना। चलिए आइए जानते हैं, ही गोइज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एट 9 AM। तो आपको बता दें ये गोइज क्या हुआ यहाँ पे, इंट्रांसिटिव। ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलो अभी आगे जानते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखना है, मैंने क्या कहा कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि उसका अपने आप में ही अर्थ कैसा होता है, कंप्लीट, यानी वो कंप्लीट मीनिंग होता है। तो हम जानते हैं यदि आपको इंट्रांसिटिव के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मेरी बात सुनना जरा, तो सबसे पहले किसी प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। गांठ बांध लो इस बात को लेके कि अगर आपको इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो जस्ट इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आपको प्रेपोजिशन लाना है, और प्रेपोजिशन क्या होता है वो हम जानेंगे प्रेपोजिशन की क्लास में। ठीक है, आपको बता दें ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ये मेरा टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। देखो इंट्रांसिटिव के बाद प्रेपोजिशन आया और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, सेम इसी प्रकार, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो लिखा जाएगा वह प्रेपोजिशन का ही होगा, ना कि उस ट्रांसिटिव वर्ब का, यानी उस इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आओ जानते हैं थोड़ा आसान शब्दों में, आपको बता दें कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो बिना कर्म के वाक्य का पूरा अर्थ दे, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और वाक्य का पूरा अर्थ दे, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। यदि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद तुरंत क्या लिखोगे, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या इंट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा या प्रेपोजिशन का, हमें ये आप बताओ। तो आप क्या कहोगे कि ना ना ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। किसका कहलाएगा, प्रेपोजिशन का। चलिए
ही स्लीप्स, वह सोता है। क्या आपको पूरा वाक्य पता है? वह सोता है, सो गया, पता है कि हाँ वह सो रहा है। तो इधर आओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और कंप्लीट मीनिंग भी है। तो ये कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। आप बता सकते हो कि ये कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, आइए अब जानते हैं ट्रांसटेटिव वर्ब। देखो मेरे महोदय साहब कितने अच्छे हैं जो टाइपिस्ट करते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? ट्रांजिशन वर्ब, यानी ट्रांसटेटिव की जगह क्या लिख दिया? देखो, चलिए जानते हैं ट्रांसटेटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब, देखो ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है आपको बता दें। इन ट्रांसटेटिव को बोलते हैं अकर्मक, ये है सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक। तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आप कहोगे भैया मैं कैसे याद करूंगा? कोई क्या ट्रिक नहीं है आपके पास याद करने की? है, आओ देखो, शक करोगे, एक हम है और एक आप होगे, तभी हम शक कर पाएंगे आपके ऊपर। और जब हम शक करेंगे तो शक करना क्या हुआ? शक शक सकर्मक हुआ। क्या हुआ? शक शक सकर्मक। और सकर्मक में ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। तो सीख गए ना कि सकर्मक क्या कहते हैं। अब शक करोगे तो अपने आप में तो नहीं शक कर लोगे ना, किसी दूसरे के साथ, तो वो क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ, जिसको बोलते हैं ट्रांसटेटिव वर्ब। हम आपसे कहें ट्रांसटेटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, अति आवश्यक है। बिना ट्रांसटेटिव वर्ब के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सक 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 सक, आओ बच्चों, ऐसी वर्ब जिनके बाद सीधे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखो क्या कह रहा है, देखो समझो बात को। ऐसी वर्ब जिनके बाद सीधे सीधे गोली मारी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अर्थात कुछ वर्ब, देखो ये क्या लिखा है इन्होंने, दिख रहा है? ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? ठीक है, आओ। अर्थात कुछ वर्ब जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए तो वाक्य का अर्थ अपूर्ण रहता है, ट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं। जब ये सीट बनाते हैं तो ये कुछ नशे में रहते हैं, हमें लग रहा है थोड़ा इन्हें भांग भांग पिला देते हैं। आओ, तो क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी आपको बता दें अपनी भाषा में, देसी भाषा में, सकर्मक वो क्रिया होती है जिसको शक करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। हो गई याद कि नहीं हो गई? अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो ट्रांसटेटिव वर्ब नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका अर्थ ही इनकम्प्लीट होगा। और जब अर्थ ही इनकम्प्लीट होगा, जब इंसान ही अनकम्प्लीट होगा, तो फिर वो वाक्य क्या पूरा होगा? ठीक है, आओ जैसे जानते हैं। देखो देखो क्या लिखा, आदर्श हैज रिटन अ लेटर। आदर्श हैज रिटन अ लेटर। आदर्श ने पत्र लिखा। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का है। आपको बता दें अभी टेंस से कोई जानकारी हम अभी आपको नहीं देंगे। क्यों? टेंस की मैंने आपको यानी स्लाइडें बनवा रखी हैं। ठीक है, जब टेंस पढ़ेंगे तो हम एक एक टेंस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, यानी वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो टेंशन ना लें अभी कि ये हैज हैव क्यों यूज कर रहे हैं। अभी आप खाली मुर्दा की तरीके देखते रहो। अभी आप ये सीखो खाली कि वर्ब क्या होती है, कौन कौन सी वर्ब होती है, कब ट्रांसलेटिव होता है, कब इंट्रांसलेटिव होता है, ये सीखो। टेंस की मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, आओ। आदर्श हैज रिटन अ लेटर। आदर्श ने पत्र लिखा, यानी अगर यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट ना लें अभी, ठीक है, तो आदर्श ने लिखा। क्या लिखा भाई? आदर्श ने लिखा, क्या लिखा?
क्या आपको अर्थ कंप्लीट मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना भाई। यहाँ पे मैंने अभी छुपा दिया, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया, तो क्या हुआ, आदर्श ने लिखा। क्या लिखा आदर्श ने, हमें नहीं पता ना। लेकिन जैसे हम इसे खोलेंगे, छूमंतर, अ लेटर, पत्र लिखा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। जब हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो वो वर्ब कैसी कहलाएगी? ट्रांसटेटिव वर्ब कहलाएगी, सक वाली वर्ब कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य मीनिंगलेस, अपूर्ण है। मंत्र छू मंत्र आ गया, देखो। ही प्लेड अ सॉन्ग ऑन पियानो। तो ये अगर अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट काट दें तो क्या अर्थ पूरा होगा? नहीं होगा ना। तो ये कैसी वर्ब है? ट्रांसटेटिव वर्ब। अगर आपसे कोई पूछे ये कैसी वर्ब है, तो ट्रांसटेटिव वर्ब है, मैन वर्ब है, ट्रांसटेटिव वर्ब है। ठीक है, आओ। क्या मैंने कल ये नहीं सीखा था क्या, कि जो ट्रांसटेटिव वर्ब होती है वो टू टाइप्स होती है, एक डाई और एक मोनो। डाई ये थी जो मैं अभी पढ़ा चुका आपको, सॉरी, मोनो। मोनो वो वर्ब होती है, मोनो ट्रांसटेटिव, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनो ट्रांसटेटिव वर्ब। डाई उसे कहते हैं, डाई जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाई ट्रांसटेटिव वर्ब। समझ गए ना। मोनो ट्रांसटेटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और डाई ट्रांसटेटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आइए, ऐसी वर्ब जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं। क्या लिखा है? ऐसी वर्ब जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं, अर्थात वाक्य का भाव मीनिंग पूर्ण करने हेतु डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उससे डाई ट्रांसटेटिव वर्ब यानी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट जान लेना। ठीक है। डाई ट्रांसटेटिव वर्ब, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, आपको बता दें, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत कायदे से सीखना, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दें, आदर्श गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल कार। अब यहां पे कौन सा पहले तो बात आई कि दो ऑब्जेक्ट हैं क्या, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट है। अब हम पहचानेंगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे क्या है, आदर्श गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल कार, यानी आदर्श ने मुझे उपहार में एक क्या बहुत सुंदर क्या दी है, कार दी। तो यानी जब आपको आंसर मिल जाए व्हाट से और हु से, यानी क्या दिया है, और हु से आंसर मिल जाए किसको दी, तो यहां से हम पहचानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको बता दें कि, ठीक है, तो आइए जानते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 मान लो, ये 2 मान लो। आपको बता दें, ऑब्जेक्ट है बट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब हमें आंसर मिले व्हाट से, यानी यहाँ पे आप लिख लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, आप कैसे बता पाएंगे कि डायरेक्ट है? जब आंसर मिले व्हाट से।
और इनडायरेक्ट वो होता है जब आंसर मिले whom से, यानी what होता है क्या और whom होता है किसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आदर्श ने गिफ्ट तो दिया, यानी आप कहोगे किसको दिया। जब आपको आंसर मिले क्या दिया, यानी क्या क्या गिफ्ट किया, तो आप क्या कहोगे कि कार गिफ्ट की। क्या बोलोगे, कार। क्वेश्चन समझना, आदर्श गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल कार, यानी आदर्श ने मुझे एक उपहार में बहुत सुंदर कार दी। क्या दी, कार। जब आंसर मिल जाए क्या, यानी क्या दी, कार दी, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, व्हाट, यानी व्हाट से आंसर मिल रहा है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। यानी जब आपको किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों और उस वाक्य में क्या से आंसर मिले, व्हाट से आंसर मिले, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, आदर्श ने क्या दी, कार दी। किसको दी, मुझे दी, यानी किसको दी, तो मी माने मुझे। आंसर किससे मिल रहा है, किसको दी, होम से मिल रहा है ना। तो जब आंसर होम से मिले तो वो कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बता दें, यानी ही गेव मी अ पेन, उसने दिया, क्या दिया, पेन दिया। आपका आंसर आया क्या दिया, पेन। यानी आंसर किससे मिल रहा, व्हाट से मिल रहा, क्या दिया, पेन दिया। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी उसने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया। जब क्या से आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसको दिया, मुझे दिया, किसको, मुझे दिया, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या आपने अब सीख लिया कि जो ट्रांसटेटिव वर्ब होती है वो डाई ट्रांसटेटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, एक होगा, आपको बता दें हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या से आंसर मिले। जैसे उसने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो ये पेन कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, ये पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दिया, आंसर किससे मिल रहा है, ये whom से। जब आंसर आपको बता दें किसको से मिले तो वो कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये मी कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आंसर आपको व्हाट से मिल जाए तो ये कैसा होगा, यानी क्या से आंसर मिले तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो ही और ये गेव आप जान ही चुके कि ही क्या है, प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी सिंगुलर है। ठीक है, गेव आप जान ही चुके क्या है। ऑब्जेक्ट भी आप जान चुके हो कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जब आंसर हमें क्या से मिले, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब हमें आंसर किसको से मिले। यानी जब आप हिंदी का इसका अर्थ निकालेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे एक और आपको हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बता दें, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपके सामने। आई हैव
written a letter अबे ठीक है, आई हैव written a letter to my father। तो क्या हुआ, आई हैव written a letter to my father। मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। अब हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि अ लेटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है। यानी कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट से रिप्लाई मिले यानी क्या से आंसर मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो होम से आंसर मिले यानी किसको से आंसर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या है, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो आई किसको लिखा, हम पूछेंगे तुमने एक पत्र लिखा है, बताओ किसको लिखा, तुम क्या कहोगे, यानी मैंने पिताजी को पत्र लिखा। तो किसको से आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या लिखा, मैं पूछ रहा हूं क्या लिखा, अपने पिता को तुमने क्या लिखा, यानी मैं पूछ रहा हूं तुमने अपने पिता को क्या लिखा। जब आंसर क्या से मिले यानी व्हाट से मिले, जब रिप्लाई व्हाट से मिले तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट से रिप्लाई, और यहां पे क्या है, whom से रिप्लाई। ये तो प्रेपोजिशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये लेटर ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या आप आज के बाद आप कंफ्यूजन दूर हुआ आपका कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, और ट्रांसलेटिव वर्ब, इंट्रांसलेटिव वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मॉडल कौन कौन सी वी की फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो जो भी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी वर्ब की थर्ड क्लास। आपको बता दें प्यारे दोस्त, जो भी ये क्लास देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि ये प्रॉपर क्लास देखें और बेसिक से देखें, यानी टाइप बाय टाइप देखें। ये नहीं कि तुमने पहली क्लास कंप्लीट की है, दूसरी की है, चौथी की है, आठवीं की है, तो इंग्लिश कंप्लीट, इंग्लिश नहीं कंप्लीट होती है ऐसे। क्लास भी देखने का मतलब ये नहीं कि क्लास देख लो, हाँ अब तो हम सीख गए, अब तो हम नवाब बन गए इस क्षेत्र के, यानी क्षेत्र क्या हुआ, इंग्लिश, कि अब तो हम इंग्लिश के नेता हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप क्लास देखने के बाद जितना आप पढ़ें नोट्स में लिखें, और नोट्स में लिखने के बाद यदि आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप उसे पढ़ाएं, क्योंकि चीजों को ना पढ़ने के बाद किसी को समझाने में जाना कंप्लीट होती है। खुद पढ़ने से तुम्हें यही नहीं पहचान कर पाओगे कि ये मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर कोई भी है और नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में उसको लिखें, दोहराएं, पढ़ें, जहां पे भी डाउट बने उसको हाईलाइट करें, मेरे पास लेके आए, उसका ऑपरेशन मैं करता हूं फिर, ठीक है। तो अब हम लोग वर्ब की थर्ड क्लास में मिलेंगे, बहुत जानदार शानदार और फुल जोश के साथ आना, ठीक है। सभी को जय हिंद।